नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम मुलाकात कराते हैं आपकी किसी ऐसे शख्सियत से जिन्होंने काफी बढ़िया अचीवमेंट किया है। जी हाँ, इसी क्रम में हमारे साथ हैं आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एचओडी श्री प्रोफेसर आशीष कुमार सिंह। तो पहले तो आशीष सर, आपका ढेर सारा स्वागत है द सुधांशु शो में। थैंक यू सो मच सर। तो पहला सवाल हम शुरू करते हैं यहीं से कि अभी नन्ही सी उम्र और दुनिया के इतने थपेड़े और आज आप एचओडी के पद पर शोभायमान हैं, कैसा लगता है? जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा लगता है और बड़ा इसके पीछे बड़ा स्ट्रगल रहा है, जर्नी रही है, क्योंकि उम्र तो कम है अभी लेकिन इसके पीछे जो है फिजिकल एजुकेशन को लेके लड़ने की जो जर्नी रही है बड़ी इंटरेस्टिंग रही है और अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है जी। तो आपने जो शुरुआत की अपनी, तो आप बिहार के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हैं, काफ़ी अहम ओहदे पे हैं। शुरुआती एजुकेशन की अगर हम बात करें, ग्रेजुएशन या फिर आपने, जैसा कि अभी अभी बात हो रही थी हमारी, कि आपने बीपीएड किया, एमपीएड और पीएचडी वगैरह किया, तो कहाँ से आपने पढ़ाई, कहाँ से शुरुआत की आपने? मेरे पिताजी बीएचयू रहे हैं, बीएचयू के एम्प्लॉय रहे हैं एग्रीकल्चर में, और मेरी सारी शिक्षा, इवन इसके पहले की भी शिक्षा हमारी सेंट्रल हिंदू स्कूल से हुई है और उसके बाद फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मेरी बाकी शिक्षा बीपी, एमपी और फिजिकल पीएचडी हमारी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो आपने इतना फिजिकल एजुकेशन में पीएचडी करने को जनरली अभी तक कम लोग हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अछूता हुआ है, लेकिन फिर भी काफी कम लोग करते हैं। तो क्या आपने शुरू में ही ठान लिया था कि अब हमें पीएचडी ही करनी है इसमें, या फिर गलती से बाय मिस्टेक कर दिया पीएचडी? जिस समय के हम लोग हैं, फिजिकल एजुकेशन को बहुत एक एजुकेशन नहीं माना जाता था। इवन खेल कूद को भी एक एजुकेशन नहीं माना जाता था और मेरा ध्यान ज़्यादातर खेलने में रहता था और परिवार में भी बड़े उलाहना और बड़ी चीज़ें होती थी कि नहीं कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उस समय का जो सिनेरियो था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। हालांकि आपको देखते हुए ये लगता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे प्रोफेसर। उस समय का परिवेश ऐसा था जी। घर में भी बड़े उलाहने मिलते थे और उसके बाद हम लोगों ने, चूंकि घर वालों ने आखिरी में ये मान लिया कि पढ़ाई लिखाई में अगर खेल कूद में नहीं करेगा तो पढ़ाई लिखाई में एकदम नहीं कर पाएगा। इवन मैं खेलता था तो पढ़ता था, अगर मैं खेल लेता था तो मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में भी होता था, लेकिन अगर मुझे खेल से दूर रखा गया तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था। तो ये एक जो गैप होता था, घर वालों ने बहुत दिन तक तो लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन घर वालों ने महसूस किया कि इसको खेल से दूर रखेंगे तो ये पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा। और हम लोग ऐसे परिवार से आते हैं कि नौकरी के अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं था। जी जी जी। तो फिर आखिरकार वो लोग कहे कि और खेल ही लो जी। फिजिकल एजुकेशन बीएचयू से जुड़ा हुआ था मैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उसमें बहुत बढ़िया रन होता था, अब आज की डेट में और बेहतर है। तो उन्होंने फिर फिजिकल एजुकेशन में डाला और फिर हम उसके बाद हम रुके नहीं, बढ़ते रहे एक स्टेप और आज की डेट में बिहार के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एचओडी हैं। अभी आप फिजिकल एजुकेशन को किस तरह से देखते हैं? आप जहाँ पे हैं, जिस संस्थान में काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे किस तरह से देखते हैं फिजिकल एजुकेशन? बिहार का पहला डिपार्टमेंट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, जो प्रॉपर चलता है, गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, इसको रन किया जाता है। बिहार में इसके पहले कुछ सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस चलाते हैं बीपीएड, जिसमें बच्चे बहुत प्रोफेशनली नहीं होते हैं। ये पहला डिपार्टमेंट है और बड़े चैलेंजेस हैं, आज भी हैं। पहले ज़्यादा थे, हम लोग पढ़ते थे, आज प्रोफेशनली कम है, लेकिन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक जिस तरह से और एजुकेशन होता है, जितना इम्पोर्टेंस और एजुकेशन को मिलता है, फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस मिले, क्योंकि ये बहुत बेहतर चीज़ है। आज की डेट में आपको बहुत कुछ करना है लाइफ में, तो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स को आपको पकड़ के ही करना पड़ेगा। इसके लिए बाकी चीज़ें भी हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं, अथॉरिटीज़ को
समझाने का प्रयास करते हैं। हालांकि अभी कुछ चुनौतियां हैं, जिसको हम लोग धीरे धीरे उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। अगर हम प्रोफेसर साहब, अगर हम बीएड और बीपीएड की बात करें तो एक जो भी स्टूडेंट होता है ग्रेजुएशन करके बीएड या बीपीएड में एडमिशन लेता है तो उसके साथ पहली उसको जो पिक्चर वो देखता है कि उसे जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ ज़्यादा मिलेगी। तो अगर हम इस सिनेरियो में अगर हम बात करें तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि बीपीएड में स्कोप है या फिर बीएड में स्कोप है ज़्यादा? दोनों का अपने अपने क्षेत्र में ज़्यादा है। हालांकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये बेहतर फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स का बेहतर प्रचार प्रसार और बेहतर अपॉर्चुनिटी ला रही है। बहुत सारे स्कूलों में, सारे संस्थान जो वर्किंग प्लेसेस हैं, हर जगह इसकी ज़रूरत है, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स और योगा। और पुराने भी हम लोग आप देखेंगे तो पुराने ज़माने में भी बिना स्पोर्ट्स किए हम लोग काम की शुरुआत नहीं करते थे। इवन योगा से, नहीं तो सूर्य नमस्कार से, सुबह उठे तो हम सूर्य नमस्कार करते थे और उससे हम शुरू करते थे। चाइना आज भी कोई भी वर्किंग प्लेस पे कोई काम शुरू करता है तो कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी कराने के बाद, चूंकि ये मानता है कि आदमी को री एनर्जाइज करने के लिए फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स सबसे बेहतर माध्यम है। तो अभी के सिनारियो में अगर कंपैरिजन कहेंगे तो फिजिकल एजुकेशन का ज़्यादा स्कोप है इस समय। ठीक है। और अगर हम आशीष सर, अगर हम बात करें फिजिकल एजुकेशन के तहत अगर कोई बच्चा अगर जॉब के लिए अप्लाई करे तो उसके पास क्या ज़्यादा संभावनाएं हैं या फिर बीएड वाले में संभावनाएं ज़्यादा हैं? नहीं, इस समय तो फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारी असीम संभावनाएं हैं और ये गवर्नमेंट इतना फोकस की हुई है कि स्कूलों में बहुत ज़्यादा लोगों को मिल रहा है चांसेस। कम से कम 5 या 6 टीचर हैं स्पोर्ट्स के और एक अनिवार्य विषय के रूप में धीरे धीरे उस तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से सीबीएसई ने भी चेंज किया है और अभी फिजिकल एजुकेशन पीएड वो इंटर तक के बच्चों को कंपलसरी, हाँ 11th-12th के बच्चों के लिए वो हो गया है। तो टीचर की ज़्यादा संख्या हो रही है और जैसा मैंने पहले भी बोला कि और भी टीचिंग के अलावा और भी जो वर्किंग प्लेसेस हैं वहाँ पे भी फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के लोगों का अपॉइंटमेंट हो रहा है, जिससे कि वो लोगों की लाइफ स्टाइल या आजकल इतना इंटेंस सारा वातावरण है, जिससे वो बेहतर वर्क एफिशिएंसी बढ़े, इसकी तरफ काम हो रहा है। तो ज़्यादा लोगों को मिल रहा है, चांसेस ज़्यादा मिल रहे हैं। जी जी, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं। अगर हम बात करें आपके जैसा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार के, हम आपके विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, तो आपका फोकस फिजिकल एजुकेशन में जब आप बच्चों को अपने ट्रेंड करते हैं तो क्या किसी खास जो किसी खास स्पोर्ट्स के बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा तरजीह देते हैं या फिर किस तरह? एक देखिए बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स। जी, थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा आपका। फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स 2 अलग अलग ब्रांचेज हैं और हमारे समाज में अभी लोगों को उतना ज्ञान नहीं है कि फिजिकल एजुकेशन अलग है और स्पोर्ट्स अलग है, और इसको समझाने में बड़ी एनर्जी खर्च होती है हम लोगों की। फिजिकल एजुकेशन में चूंकि आम एजुकेशन की तरह रिसर्च होता है, नेट का एग्जाम होता है, और स्पोर्ट्स एक अलग ब्रांच है जिसमें कि हम स्पोर्ट्समैन तैयार करते हैं। इसमें हम टीचर तैयार करते हैं फिजिकल एजुकेशन का, इसमें स्पोर्ट्समैन तैयार करते हैं। तो हमारे यूनिवर्सिटी में भी 2 ब्रांचेज हैं। एक डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है जिसका मैं हेड था, फाउंडर हेड, अभी 3 साल का टेन्योर हमारा पूरा हो गया है। और जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, स्पोर्ट्स कमेटी एक हमारे यहाँ है जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी देखती है, उसका भी मैं सेक्रेटरी था, पहला सेक्रेटरी मैं था। तो इन दोनों की तरफ, और सबसे बड़ा चैलेंज हमारा जो वो है, जो युवा है इस समय, चूंकि उसकी मजबूरी भी है, प्रेजेंट सिनेरियो इतना है कि उसको स्क्रीन के सामने ज़्यादा रहना पड़ रहा है, शौकिया मोबाइल से जुड़े हुए हैं, और एक चैलेंज है कि उनको वहाँ से उठाकर हम लोग को ग्राउंड पे ले आने का बहुत बड़ा चैलेंज है। और हम लोगों ने तमाम तरह के, हमारे वाइस चांसलर भी तमाम तरह की कोशिश कर चुके हैं, जिससे ये भी डिसाइड हम लोग किए हैं कि 2 क्रेडिट का एक ऐसा लाया जाए कि बच्चा जो ग्राउंड पे रहेगा उसको 2 क्रेडिट मिलेगा, उसकी
वो इस तरह का भी प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटी हम लोग कराते हैं जो अट्रैक्टिव हो, जिससे बच्चा इन सारी लाइफ स्टाइल को छोड़ के थोड़ा देर फिजिकल उसको करे, जिससे कि वो स्वस्थ रहे और बाकी चुनौतियों का भी सामना बेहतर करे। अच्छा, तो प्रोफेसर साहब ये बताएं कि जिस तरह का आप लोग कोर्स कंटेंट अपने यहाँ रखे हुए हैं अपने यूनिवर्सिटी में, तो किस तरह के स्पोर्ट्स पर्सन या फिर कोचेस किस तरह के तैयार करते हैं? हालांकि हमारा डिपार्टमेंट अभी बहुत शुरुआती दौर में है। जी जी। 2020 में हमने ये हमारा डिपार्टमेंट स्टेब्लिश हुआ, हम लोग अपॉइंट 2020 में हुए हैं। और अभी चूंकि जो भी बॉडी देती है, एनसीटी बॉडी हम लोगों को अपलेशन देती है, और वो कोरोना के कारण अभी सारे अपलेशन बंद किया हुआ था। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ये जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर में बीपीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड और मास्टर डिग्री होता है, बीपी 3 ईयर प्लस मास्टर डिग्री होता है, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, सारे स्पोर्ट्स के जितने स्पोर्ट्स हैं उसमें डिप्लोमा 1 ईयर का होता है, जिसको करने के बाद एक बच्चा जाके कोचिंग के एरिया में प्लेयर तैयार करता है, प्लेयर कोच बन सकता है। जी, कोच बन सकता है, और वो जिसका स्पेशलाइज है उस एरिया में जाके। इसके अलावा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है, इस तरह के तमाम कोर्स हैं। स्पोर्ट्स आजकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट अलग होता है, और थेरेपिस्ट आजकल बहुत अच्छे हो रहे हैं जो इसी डिपार्टमेंट के थ्रू वो ट्रेंड होके जाते हैं। तो इस तरह के अलग अलग ब्रांचेज हमारे डिपार्टमेंट में। अच्छा, तो ये बताएं कि जैसे आपने बताया थेरेपिस्ट की बात जी, तो क्या ऐसा होता है कि कोई भी आपने फिजियोथेरेपिस्ट बना दिया तो वो फुटबॉल के जो इंजर्ड प्लेयर हैं, नॉन सर्जरी वाले, फुटबॉल के भी वही फिजियोथेरेपिस्ट हैं, क्रिकेट के भी, जेवलिन थ्रो के भी, टेबल टेनिस के भी, टेनिस के भी, एक ही बंदा सबको देख लेगा या फिर अलग अलग? एक बंदा देख नहीं पाएगा एक बंदा, क्योंकि अलग अलग गेम जो है उनका नेचर अलग अलग होता है, उसके मूवमेंट्स अलग अलग होते हैं, बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग तरीके के यूज होता है। जैसे क्रिकेट में अलग तरह की एक्टिविटी करते हैं हम लोग, फुटबॉल में अलग तरह की एक्टिविटी करते हैं। इस तरह में एक फिजियोथेरेपिस्ट सारी चीजों को नहीं समझ सकता। वो मूवमेंट जिस गेम का होगा, अगर पर्टिकुलर उस एरिया का स्पेशलाइज्ड बंदा होगा तो वो बेहतर उसको तो कर पाएगा। अगर मान लीजिए हम कहें कि आपके यहाँ इस तरह के कोर्सेज में कोई कैसे अप्लाई कर सकता है, तो आप हमारे द सुधांशु शो के दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, अभी क्या किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि इसको सेंट्रलाइज कर दिया है। ये जो भी एडमिशन है सीयू सेट के माध्यम से फॉर्म आता है पूरे ऑल ओवर इंडिया का एक साथ, और इसमें अप्लाई करने के बाद इसका एक एग्जाम कंडक्ट कराता है। एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद फिर आपसे रिलेटेड कोर्स आपको दिखने लगेगा। आपकी चॉइस है कहाँ आप जाना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, अलग अलग चॉइस है। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। तो वहाँ पे स्पोर्ट्स भी चूज करने का आज़ादी रहता है कि हमें इस तरह का फिजियोथेरेपिस्ट बनना है तो? जी जी बिल्कुल। अच्छा प्रोफेसर आशीष, ये बताएं कि कोच तो आपने बना दिया, फिजियोथेरेपिस्ट आपने बना दिया, सबको ट्रेनिंग का सेगमेंट आपने बता दिया, लेकिन वो कोच या फिर वो फिजियोथेरेपिस्ट को प्लेयर कहाँ से मिलेंगे? देखिए, क्या इसके लिए कोई प्राविधान रखा हुआ है? जी, जब 82 में एशियन गेम हमारे इंडिया में हुआ जी, सेकेंड एशियन गेम, उसके बाद बहुत बड़ी असफलता मिली हम लोगों को, और उसके बाद एक जनरेट हुआ साई का, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम ही है कि वो प्लेयर को बेहतर सुविधा प्रोवाइड कराना, जिससे कि वो बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उस समय से लेके आज तो बहुत बेहतर कंडीशन में आ गई है, और एक्सीलेंस सेंटर तमाम शहरों में इसके खुले हुए हैं। जैसे आप बनारस का ले लेंगे तो यूपी कॉलेज इसका सेंटर है, और प्रेजेंट सिनेरियो में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी उसका वो है, एक सेंटर है। इसमें हॉस्टल हैं बच्चों के लिए, और डे स्कॉलर के लिए सुविधाएं हैं, और वहाँ कोचेज सारे अलग अलग गेमों की कोचेज अपॉइंट हैं, और वहाँ से जो टैलेंट है उनका सिलेक्शन होता है, उनका बाकायदे एडवर्टाइज होता है,
उसके बाद जो बेहतर बच्चे हैं वो वहाँ आते हैं, अप्लाई करते हैं और वहाँ रहते हैं। इवन बच्चों का खाना रहना गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। जो बेहतर बच्चे हैं वो आते हैं और करते हैं, और कोचेज भी वहाँ कोचिंग देते हैं। अच्छा आशीष सर, आप ये बताएं कि कई बार होता है कि जो बच्चा आता है स्पोर्ट्स खेलने, वो है तो उसका मन तो है फुटबॉल खेलने का, और उसको आपने लगा दिया जैवलिन में, या फिर आप उसको क्रिकेट में लगा दिया। जैसे हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी की, तो धोनी वो फुटबॉल खेलते थे और बाद में फिर उनको क्रिकेट में ले लिया गया जबरदस्ती। और तेंदुलकर की बात करें तो वो बॉलर थे, लेकिन उनको बैट्समैन बना दिया गया। तो आप लोग किस तरह से सेलेक्ट करते हैं बच्चों को? हाँ, सवाल आपका बड़ा अच्छा है सर। और स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज है कि घर में बच्चा कुछ पाता है, क्योंकि एक ये बेसिक चीज है जिसको बच्चा बॉल देखेगा तो पैर से मारेगा, बल्ला उठाएगा तो बच्चा कुछ न कुछ गेंद से मारेगा। लेकिन वो प्रोफेशनल किस गेम में जाएगा, ये बड़ा साइंटिफिक सवाल है। और इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, आपको थोड़ा सा हम गहराई से बता दें। एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है और दूसरा फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है। साइकोलॉजी बच्चे को हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये बच्चा भीड़ में कंफर्टेबल है या अकेले। कुछ बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले काम करना पसंद करते हैं। कुछ बच्चे भीड़ में बहुत बेहतर करते हैं, अकेले नहीं कर पाते हैं। इस तरह का साइकोलॉजी का बहुत सारे टेस्ट हैं जो हम लोगों के पास डिपार्टमेंट करता है। और दूसरा फिजियोलॉजी ये बताती है कि 2 टाइप के मसल होते हैं हमारी बॉडी में, जो एक स्पीड पे काम करती है, एक एंडोरेंस पे काम करती है। तो उसको आजकल हमारे पास बेहतर मशीनें आ गई हैं जिससे हम टेस्ट करके बता देते हैं कि बच्चा एंडोरेंस टाइप की एक्टिविटी करेगा या ये बच्चा स्पीड टाइप की एक्टिविटी करेगा, और किस तरह के स्पोर्ट्स में जाएगा। ये हम इनिशियल लेवल पे बच्चे को टेस्ट करके आजकल बता दे रहे हैं। तो बड़ा साइंटिफिक इसमें चीजें हमारे पास हैं अवेलेबल, तो आजकल बेहतर हम लोग उस बच्चे को गाइड कर पा रहे हैं। अच्छा प्रोफेसर आशीष, ये बताइए कि अभी में देखने में आ रहा है कि कुछ एक स्पोर्ट्स में लोगों का रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है, खेलने वालों का भी और देखने वालों का भी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, स्पेशली हमारे इंडिया में जो आपका इशारा है वो क्रिकेट की तरफ है। जी बिल्कुल। और क्रिकेट को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है, और कहा जाता है कि क्रिकेट में पैसा है इसलिए होता है। लेकिन हम लोग क्योंकि स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन के हैं, ऐसा नहीं है। क्रिकेट को भी स्पॉन्सर टाटा ने किया था जब पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, और हॉकी को भी उन्होंने ही किया था। और बड़े दोनों, उसमें पैसे की दिक्कत थी, दोनों स्पोर्ट्स अपने आप में स्ट्रगल कर रहे थे। चूंकि क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा आपको स्पेसिफाई कर दूं, क्रिकेट ऐसा गेम है इंडिया में इसलिए बेहतर है चूंकि, और बहुत सारे रीजन हैं। एक बड़ा रीजन मैं आपको बता दूं जो लोगों के बीच नहीं होता है, लोग नहीं जानते हैं। एक बड़ा रीजन ये है कि हमारे नेचर से मैच करता है क्रिकेट। हम इंडियन जो है वो आर्टिस्टिक टाइप के गेम को ज्यादा पसंद करते हैं, जिसमें कलात्मक चीजें हों, जिसमें कलाई का उपयोग हो। ये आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। और हॉकी और क्रिकेट लगभग सिमिलर है, आर्टिस्टिक टाइप के गेम है, कलाइयों से खेले जाते हैं। इसमें जितनी कलाई का यूज हो, जितना आर्टिस्टिक हो, उसको किया जाता है। और यही एक मात्र बड़ा रीजन है जो कि क्रिकेट को बेहतर बनाया हुआ है, इतना पॉपुलर हमारे इंडिया में बनाया हुआ है। लोग अपने से कोरिलेट करते हैं इस गेम को, और कोई रीजन नहीं है। पैसा हर गेम में मिलता है। ओलंपिक में जो भी बच्चा आता है वो बहुत पैसा पाता है जितना क्रिकेटर पाते हैं, लेकिन वो गेम वहीं तक रुक के जाता है। और क्रिकेट हमेशा ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये हम एक दूसरा आदमी हर दूसरे से जुड़ा हुआ है, अपने आप को उस गेम से जोड़ लेता है, घर में बैठा हुआ आदमी भी। अब एक बड़ा प्रश्न ये लोग कहते हैं कि हॉकी भी तो आर्टिस्टिक गेम, ये क्यों? इसमें बड़ा तरीके से इसको, हॉकी को जो है, हॉकी जब तक आर्टिस्टिक गेम थी, हॉकी हमसे बेहतर कोई नहीं खेलता था। ध्यानचंद जब तक खेले 80 तक, हम हॉकी को बहुत बढ़िया खेलते थे। और आज भी हम कुछ चीजें छोड़ के आज भी हम कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। हॉकी एकाएक क्या हुआ कि टर्फ पे आ गई हॉकी, हॉकी का नेचर बदल गया। और हॉकी जहां आर्टिस्टिक गेम थी, वहीं हॉकी स्ट्रेंथ की गेम हो गई, स्पीड की गेम हो गई। आर्टिस्टिक जहां हटा तो हम उसमें डाउन, खेल का लॉजिक थोड़ा सा चेंज, हाँ, खेल का नेचर बदल गया। और यही एक मात्र रीजन है जो कि क्रिकेट बेहतर है। पैसा हर गेम में है,
कुश्ती में भी उतना पैसा है, ओलंपिक में आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, बहुत पैसा मिलता है ओलंपिक जो विन करके आता है। और क्रिकेट भी कहीं ना कहीं विन करके आई तब जाके बेहतर रिजल्ट दे पा रही है, बेहतर पैसा मिल रहा है। तो क्रिकेट को खाली ब्लेम करना, क्योंकि ये हमारे नेचर से मैच करता है, इसलिए ये इतना पॉपुलर है, मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है अभी तक का। अच्छा, ये बताइए कि अगर हम बात करें प्रोफेसर आशीष की, उनको कौन सा गेम पसंद है? देखिए, मैं वॉलीबॉल रिप्रेजेंट किया हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 5 बार, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मैं कैप्टन था 2003 में, और जो कि बर्धमान खेलने गया था मैं। और चूंकि मेरी हाइट और मेरा गेम मैच नहीं करता है, लेकिन वॉलीबॉल में एक लिब्रो एक प्लेस होता है जिसमें मैं खेलता था, और चूंकि उस समय गाइडेंस नहीं मिला कि आपकी हाइट कम है, आपको नहीं खेलना चाहिए। और जब हम खेल रहे थे उस समय फिक्स गेम होता था, पीछे का प्लेयर पीछे खेलता था और आगे का प्लेयर आगे खेलता था। अभी वॉलीबॉल का भी नेचर बदल गया है, वॉलीबॉल में रोटेशन हो गया है, आगे का पीछे। हाँ, तो वो रोटेशन गेम में सारे लंबे प्लेयर होने चाहिए। फिर भी उसमें स्कोप है, 2 लिब्रो की जगह होती है हमारी छोटी हाइट वालों के लिए। तो मेरा स्पेशलाइजेशन वॉलीबॉल रहा है, और वॉलीबॉल के बारे में इसलिए रहा है, मैं थोड़ा सा बता दूं आपके। मेरे फादर वॉलीबॉल खेलते थे, और गांव में एक 2 ही ऑप्शन था। गांव में हम लोग चूंकि रहते थे, 2 ही ऑप्शन था, एक या तो रेसलिंग कर लीजिए, अखाड़ा होते थे गांव के बाहर, और या फिर आपको वॉलीबॉल का लगा हुआ नेट बंधा हुआ वहां जाके खेल लीजिए। तो हम लोग बेसिकली वहीं से शुरू किए खेलना, और आए उसी को कंटिन्यू किए। बहुत खूब। अच्छा, चलते चलते चूंकि समय की बाध्यता है, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को, जो बच्चे, जो युवा स्पोर्ट्स में या बीपीएड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए कोई संदेश? संदेश यह है कि फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स चूंकि स्ट्रगल के काफी आगे निकल चुका है। हम लोग जब करते थे बहुत स्ट्रगल था, बहुत समाज में उतना बढ़िया से नहीं दिखा जाता था। आज की डेट में बहुत बेहतर कंडीशन में होता जा रहा है, और प्रेजेंट गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है कि वो एक अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स को लाते जा रही है। और ये प्रेजेंट सिनारियो ये महसूस भी कर रहा है हर आदमी कि फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की जरूरत हर जगह है। स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसमें आदमी थक जाता है तब भी स्पोर्ट्स खेलता है, और आदमी लेजी होता है तब भी स्पोर्ट्स खेलता है। दोनों माध्यम से ये करता है, तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स आपको आना ही है, और उसमें करियर की बेहतर अपॉर्चुनिटी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में है, वर्किंग प्लेसेस पे है, और तमाम ऐसे जगह है जहाँ पे तो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स करने के बाद आपको कम से कम आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आप आजकल लोगों को जरूरत है प्राइवेट, मेरे एक नोन है, वो सिर्फ 1 लाख रुपए एक जगह से लेते हैं, सिर्फ जाते हैं एक ऐसी फैमिली को स्पोर्ट्स और एक्टिविटी कराते हैं जो कि बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो कर नहीं पाते क्योंकि वो उठ नहीं पाते और रेगुलर नहीं कर पाते। तो इतना स्कोप बढ़ता जा रहा है, और बाकी जो लोग डिग्रियां ले रहे हैं, जो बाकी चीजें कर रहे हैं, वो बहुत बेहतर कर रहे हैं, और धीरे धीरे इसका स्कोप मुझे लग रहा है कि वो बढ़ता जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिस तरह से इसको स्थान दिया गया है, मुझे लग रहा है कि 66 टाइम्स फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की चर्चा हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हुई है। एक अलग चर्चा का विषय था। तो धीरे धीरे ये बहुत बेहतर कंडीशन में जा रहा है, तो इसमें स्कोप बहुत है आने वाले टाइम में। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके प्रोफेसर आशीष, और अभी हम लेते हैं यहाँ पर आपसे इजाजत। तो अगली बार हम होंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ। प्रोफेसर आशीष, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू।